हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर। अब देखो बच्चों, पावर क्या होता है। पावर के बारे में सबको ही पता होगा कि द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। किस रेट पे वर्क डन हो रहा है उसी को पावर बोला जाता है। देखो बच्चों, जैसे जनरली आप कोई काम करते हो, जैसे कोई दो पर्सन है, दो पर्सन को कोई सेम टास्क दिया गया, लेकिन एक पर्सन जल्दी उसे निपटा देता है, एक दूसरा पर्सन थोड़ा देर में उसे निपटाता है। तो जिसने जल्दी उस काम को निपटाया है वो, उसके पास क्या है, ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा पावर से काम कर रहा था, इसलिए उसने उस काम को जल्दी निपटा दिया। तो दोनों ने ही वर्क डन किया है, लेकिन एक का जो वर्क डन करने का जो रेट है वो ज़्यादा है और दूसरे का जो वर्क डन करने का रेट है वो थोड़ा कम है। इसका मतलब यह है कि जिसने जल्दी वर्क डन किया है, मतलब जिसने जल्दी काम को निपटा दिया, उसके पास पावर ज़्यादा है, लेकिन जो हल्के हल्के काम को निपटा रहा था उसके पास पावर कम है। तो वो किस रेट पे वर्क डन कर रहा है उसे कैलकुलेट जब हम करते हैं ना, तो उसी को पावर बोला जाता है। ठीक है, वैसे पावर को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बहुत तरीके होते हैं इसे डिफाइन करने के। ये तो इसका डेफिनेशन होता है, लेकिन इसे और तरीके से भी समझा जा सकता है। देखो, एक दूसरे मेथड से भी समझाता हूं। जैसे आपका बल्ब होता है ना, जैसे बल्ब मान लीजिए आप मार्केट से जो है 100 वाट का बल्ब खरीद के लाए। ये पावर इज इक्वल टू क्या है, 100 वाट का बल्ब खरीद के लाए। लेकिन बच्चों, इसे ये जो 100 वाट होता है, इसे 100 जूल पर सेकंड भी बोला जाता है। इतना तो पता ही होगा आपको क्यों बोला जाता है। देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये पावर का फॉर्मूला होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो यहां पे क्या चीज होता है, वर्क डन को किस में मेजर किया जाता है, जूल में मेजर किया जाता है। समझ में आ रहा है। टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ये जो जूल पर सेकंड होता है ना, जो जूल पर सेकंड होता है, इसी को वॉट बोला जाता है। वॉट और जूल पर सेकंड कोई अलग चीज नहीं होती, एक ही चीज होती है। आप 100 वॉट को 100 जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप मार्केट से 100 वॉट का बल्ब खरीद के लाए हो, तो ये जो 100 वाट का बल्ब है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब क्या मैसेज दे रहा है आपको। ये मैसेज दे रहा है कि ये जो बल्ब है ये 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम करता है एक सेकंड में। 100 वाट का बल्ब का मतलब ये है कि ये 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम करता है एक सेकंड में। मतलब इसका जो पावर है, इसका पावर ये है कि ये एक सेकंड में 100 जूल का वर्क डन, मतलब वर्क डन कर लेता है। वर्क डन, देखो बच्चों, जो बल्ब है, बल्ब का काम क्या है, बल्ब सबसे पहले एनर्जी लेगा। किससे एनर्जी लेगा, बैटरी से एनर्जी लेगा ना। तो पहले क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, फिर वो एनर्जी कंज्यूम करने के बाद हमें एनर्जी देता है। जब बल्ब ग्लो करेगा तो वो हमें एनर्जी भी देगा। तो वो पहले एनर्जी ले रहा है, फिर वो एनर्जी दे रहा है। तो किस रेट पे वो एनर्जी ले रहा है वो दैट इज पावर। किस रेट पे हमें वो एनर्जी दे रहा है दैट इज ऑल्सो पावर। समझ रहे हो ना, किस रेट पे उसने एनर्जी ली, उसने एनर्जी कहां से ली, बैटरी से ली। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, एनर्जी ही होता है। वर्क डन को जूल में तो मीजर किया जाता है और एनर्जी को भी जूल में मीजर किया जाता है। तो ये बल्ब 100 वाट का बल्ब का मतलब ये है कि ये जो बल्ब है ये एक सेकेंड में बैटरी से जो है 100 जूल की एनर्जी लेता रहता है। तो इसका जो रेट है, जिस रेट पे ये वर्क डन कर रहा है, स्टार्टिंग में ये कैसा वर्क डन कर रहा है, ये एनर्जी लेने का वर्क डन कर रहा है। ठीक है, बल्ब स्टार्टिंग में एनर्जी ले रहा है तो ये उसका वर्क डन है। तो वो जो उसका रेट है वो 100 वाट है। 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकंड है। तो किसी भी वर्क डन का मतलब, कोई भी पर्सन अगर कोई वर्क डन कर रहा है या बल्ब कोई वर्क डन कर रहा है, उसका अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है तो रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो उससे आपको पावर का पता चल जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो पावर क्या है आपका, पावर इज इक्वल टू है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन बच्चों इसे एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो, और पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अभी समझाता हूं ऐसा क्यों लिखा मैंने। बच्चों, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद आ रहा है तो अच्छी बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा के ई। ठीक है, इसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। इसीलिए यहां पे वर्क डन की जगह में मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है और टाइम की जगह में तो टाइम ही है। तो पावर का फॉर्मूला W/T तो होता ही है, लेकिन पावर का फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी होता है। देखो ऐसा क्यों लिखा, फिर एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहां पे ये ब्लॉक रखा है बच्चों, आप इस पे कुछ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से ये ब्लॉक यहां से लेकर के यहां तक सपोज करके इसने डिस्प्लेसमेंट किया।
तो इस ब्लॉक पे कंटिन्यूअसली क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। तो अगर इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था, मान लो यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस पे अगर फोर्स लग रहा था तो यहां पे कुछ वर्क डन हो रहा था। तो अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करने लग जाता है। मान लो यहां पे भी ये रेस्ट में था, इसका वेलोसिटी 0 था, और यहां पे इसका वेलोसिटी फाइनल हो गया, मतलब कुछ ज्यादा हो गया इसका वेलोसिटी। फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है ना। तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज करने में लगा हुआ है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि आप वर्क डन कर रहे हो। तो वर्क डन करने से क्या होता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो आप वर्क डन करते हो ना, उस वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए जो वर्क डन होता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है आपको, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आया। तो बच्चों वर्क पावर का फॉर्मूला आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम तो होता ही है, लेकिन पावर का फॉर्मूला आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी होता है। अगर आपको वर्क डन नहीं दे रखा है लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, मान लो यहां से लेकर के यहां तक टाइम दे रखा है कि कितने टाइम में यहां से लेकर के यहां तक कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, तो उसे यहां पुट करोगे, टाइम को यहां पे पुट करोगे, तो आपको पावर का पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है जो इस पे फोर्स लगा रहा था, जो इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कर रहा था, वो कितना पावर डिलीवर कर रहा था। समझ रहे हो। अब देखो बच्चों एक चीज बताता हूं आपको, मान लीजिए ये जो पर्सन है, देखो कुछ फील कराता हूं, एक चीज फील कराता हूं, हो सकता है मे भी कुछ बच्चों को ना पता हो। देखो जैसे मान लो इस पर्सन ने यहां से लेकर के यहां तक कुछ वर्क डन किया, और हमने इसका पावर कैलकुलेट किया, मान लो इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर दिया। वर्क डन मान लो यहां से लेकर के यहां तक इसने 20 जूल का वर्क डन किया, सपोज करके, लेट सपोज ऐसा मान लो 20 जूल का वर्क डन किया, और कितने सेकंड में किया, सपोज करके 5 सेकंड में किया, ठीक है, 5 सेकंड में किया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 4 जो 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4 जूल पर सेकंड आ गया। उस पर्सन ने जो यहां वर्क डन किया था 20 जूल का, जो कि 5 सेकंड में किया था, तो उसका जो पावर निकला वो 4 जूल पर सेकंड आया। तो इस 4 जूल पर सेकंड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन यहां पे वर्क डन कर रहा है वो 1 सेकंड में जो है 4 जूल का एनर्जी डिलीवर कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में 4 जूल का एनर्जी दे रहा है। इस ब्लॉक को 4 जूल का एनर्जी देने में लगा हुआ है हर 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 4 जूल देगा, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 4 जूल देगा, ऐसे ऐसे करके वो 4 जूल करके एनर्जी देने में लगा हुआ है। तो दैट इज पावर। पावर क्या बताता है, पावर आपको यह बताता है कि वो किस रेट पे वर्क डन कर रहा है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया। इन दोनों फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो बच्चों, पावर का फॉर्मूला ये भी होता है आपका dw/dt। ये क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या हो गया बच्चों, जैसे आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता था ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, dx/dt होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। तो इसे हम, जैसे ये x/t है, तो इसे हम dx/dt अगर लिखेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ये तो आपका एवरेज वेलोसिटी है। जैसे ये जो पावर है ना, इस पावर को एवरेज पावर भी बोला जा सकता है बच्चों, इसे एवरेज पावर भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर एवरेज पावर हम कब निकालते हैं, मान लो अगर पावर अगर कांस्टेंट है, पावर अगर कांस्टेंट है तो देन आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर पावर अगर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पावर का अगर आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, तो देन आप अगेन इस फॉर्मूले से एवरेज पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपका ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले से भी आप कांस्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो आप एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे dx/dt लिखेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा पावर क्या था, w/t था, तो अगर मैं इसे dw/dt लिखूंगा, जैसे यहाँ पे dx/dt लिखा, अगर मैं इसे dw/dt लिखता हूं तो इसे इंस्टेंटेनियस पावर बोला जाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमें पावर बतानी है, किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम पे हमें क्या बतानी है, इसकी पावर बतानी है, तो हम देन इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, देखो इसे आगे कैसे किया जाएगा, P ये पावर इज इक्वल टू ये dw है, छोटा सा वर्क डन। dw का मतलब क्या होता है, छोटा सा वर्क डन। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो लेक्चर है वो देखा है, तो वहां पे मैंने वर्क डन का एक फॉर्मूला बताया था आपको, F.D। ये डॉट प्रोडक्ट फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट भी किया जा सकता है, इसी एफ डॉट डी को जो है एफ डी कॉस थीटा भी बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर छोटा सा वर्क डन होगा, ये वाला छोटा सा वर्क डन, तो छोटे से वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स, डी एक्स का मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटा सा डी डब्ल्यू है, ये जो छोटा सा वर्क डन है, इसकी जगह में आप ऐसे लिख सकते हो एफ डॉट डी एक्स, ध्यान से देखना इसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी टी। अब बच्चों ये जो dx बाई डी टी है, ये जो dx बाई डी टी है, देखो dx बाई डी टी क्या होता है, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होता है, ये क्या है आपका वेलोसिटी है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब देखो एक चीज याद दिलाता हूं, मैंने आपको जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा तो डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक देख लीजिए। तो अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो बच्चों इसे आप फाइनली ये जो एफ डॉट वी है, आप इसे एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो, एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अगर दोनों, ये जो थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है, एंगल होता है, फोर्स और वेलोसिटी में जो एंगल होता है वो एंगल आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है, अगर थीटा अगर 0 डिग्री है, मान लो अगर दोनों का सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो फाइनली P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ वी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो एफ इंटू वी ही हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, पावर का फॉर्मूला W अपॉन टी भी होता है, पावर का फॉर्मूला जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी होता है, ओके। और इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला तो dw बाई dt भी होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो ये आपके कंपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम यहाँ पे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, सिंपल नहीं मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, कंपिटेटिव क्वेश्चन ही कराऊंगा। लेकिन बच्चों अगर मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कराता हूँ तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्योंकि अभी आने वाले जो चैप्टर हैं आपके, जैसे अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल चैप्टर, वो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। वैसे डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस मांगता हो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। जब आप 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो वही चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान भी लगने लग जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेक्चर को सिंपल रखेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ इसके। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। देखो इसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखिए इसे। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एक कार ऑफ मास 1000 kg एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। बच्चों एक कार है, ठीक है, ये सपोज करके ये कार है आपका, ये आपका कार है, ठीक है। ये अभी रेस्ट में था तो इसका वेलोसिटी कितना था, 0 था। रेस्ट से ये कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी उसकी। तो इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो वेलोसिटी इसका चेंज हुआ वो कितने टाइम में चेंज हुआ, 10 सेकंड में चेंज हुआ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ द इंजन इन 10 सेकंड। बच्चों ये जो कार चल रही है किसकी वजह से चल रही है, अंदर मोटर लगी होगी, इंजन लगा होगा, तो इंजन क्या कर रहा है, इस पे वर्क डन कर रहा है, जिसकी वजह से ये चल रही है, इसके पास वेलोसिटी आ रही है। तो हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, वो जो इंजन है, इस कार का जो इंजन है, ये कितना एवरेज पावर लगा रहा है। तो एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो मास ऑफ कार तो 1000 kg है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, W अपॉन टी। इतना आपको समझ में आ रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन टी। अब देखो बच्चों अगर इस कार पे अगर वर्क डन हो रहा है, अगर इस कार पे वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन की वजह से ये कार क्या हो रही है, चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होने में लगी है। पहले वेलोसिटी 0 थी, पहले ये रेस्ट में था, फिर आफ्टर 10 सेकंड वो वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से चेंज हो रही है, इस पे जो वर्क डन हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वर्क डन की जगह में हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू, वर्क डन की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद देखो क्या होगा बच्चों, पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इतना समझ में आ रहा है। पावर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इनटू मास कितना दे रखा है 1000 kg, लिखिए इसे यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा 30, तो 30 इंटू 30
माइनस बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे तो 0 हो गया आपका, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 हो गया इंटू 30, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 10 तो देखो ये 0 से 0 कटेगा, ये 2 5 जा 10, ये 0 0 आ जाएगा, ये 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 1 2 3, ये 3 0 भी यहाँ पाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 45,000। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। आप इसे वॉट भी लिख सकते हो, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, दोनों यूनिट होते हैं इसके, ठीक है। चाहे जूल पर सेकंड लिखो चाहे वॉट लिखो, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन एलिवेटर वेइंग 1000 kg इज टू बी, एक एलिवेटर है, एलिवेटर किसे कहते हैं बच्चों, लिफ्ट को कहते हैं, ठीक है। ये आपका लिफ्ट है, ये आपका लिफ्ट है। तो ये लिफ्ट क्या कर रहा है, किसी स्ट्रिंग की हेल्प से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मतलब मोशन कर रहा है ऊपर की तरफ। एन एलिवेटर वेइंग 1000 kg, इसका जो मास दे रखा है 1000 kg दे रखा है इस एलिवेटर का, इज टू बी लिफ्टेड अप एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये जो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो रहा है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी हमें दे रखा है, तो वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो रहा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड। बच्चों एक देखो यहाँ पे क्या आ रखा है, हॉर्स पावर भी आ रखा है, ठीक है। तो मैं एक चीज बताना आपको भूल गया हूं, यहां पे स्टार्टिंग में ही बता देता हूं आपको, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, फिर दोबारा न्यूमेरिकल अभी शुरू करते हैं। जो 1 हॉर्स पावर होता है बच्चों, ये 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। ये रिलेशन भी पता होना चाहिए आपको। और एक और होता है आपका 1 किलोवाट। 1 किलोवाट ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन को भी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, वो क्वेश्चन से याद आ गया मुझे। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड। देखो इस लिफ्ट को, ये जो एलिवेटर है, इस एलिवेटर को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, मतलब किसी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ये ऊपर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ये एलिवेटर। तो ये जो ऊपर मोशन कर रहा है, ये किसी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, मतलब किसी इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है, इस पर पावर डिलीवर कर रही है, जिसकी वजह से ये ऊपर भाग रहा है, ठीक है। तो उस मोटर का हमें क्या बताना है, मिनिमम हॉर्स पावर बताना है, कि कितना मिनिमम हॉर्स पावर वो मोटर, जिस मोटर से ये चल रहा है वो मोटर कितना मिनिमम हॉर्स पावर इस पे लगा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो मिनिमम पावर को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मिनिमम पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। अब देखो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला, एक तो मैंने आपको W/T बताया था, और एक और फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी बताया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसका जो नीचे की तरफ है, इसका मास मान लो m है इंटू जी। तो ये जो एलिवेटर है, इसका जो वेट होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा होगा, m इंटू जी। अब देखो अगर इसे ऊपर की तरफ मोशन करना है, तो इस पर ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, तभी तो ये ऊपर मोशन करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि ये जो ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, 0.5 मीटर पर सेकंड। देखो अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि मोटर क्या कर रही है, इस पे पावर डिलीवर कर रही है, इस पे पावर लगा रही है, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ऊपर मोशन कर रहा है। लेकिन बच्चों अगर ये वाला जो फोर्स होता है, ये वाला फोर्स अगर इस वाले फोर्स से ज्यादा होगा, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो इस वाले फोर्स को जो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इसे हम मिनिमम लेते हैं। क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। मिनिमम मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इस फोर्स को हमें इस mg के ही इक्वल लेना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, मिनिमम फोर्स लेंगे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये एलिवेटर ऊपर मोशन कर रहा है। तो अगर ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से कर रहा होता, वो तब करता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से कोई भी एलिवेटर तब चलता है जब ऊपर वाला फोर्स जो है इस वाले फोर्स से ग्रेटर हो जाता है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस वाले केस में क्या होता है, इस वाले फोर्स को भी हमें इसी के ही इक्वल लेना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम फोर्स लेना पड़ता है, मतलब देन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। अब देखो बच्चों, हमें पावर कैलकुलेट करना है, कितना पावर इस पे डिलीवर हो रहा है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या है, ये वाला फोर्स, तो फोर्स कितना है, m इंटू जी है, तो यहाँ पे m इंटू जी आ जाएगा, समझ रहे हो ना, इनटू वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कितना दे रखा है, ये 0.5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब देखो पावर इज इक्वल टू मास कितना है, 1000 kg है, तो ये m की जगह में 1000 kg आ जाएगा। g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है, इतना तो आपको पता ही है, ये 0.5 हो जाएगा। अब इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है।
बच्चों ये आ रहा है आपका 4900 वाट आ रहा है, ठीक है, इतना वाट आ गया है। लेकिन हमें इसे ये मिनिमम पावर आ गई, ठीक है, पूछा था ना व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड, मोटर ने कितना मिनिमम पावर यूज किया मतलब। लेकिन बच्चों हमें इसे वाट में कैलकुलेट नहीं करना, हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। इतना तो आपको पता नहीं ये रिलेशन, मतलब ये जो 746 वाट होता है ये 1 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। हमें क्या करना है, पावर को जो है वाट में नहीं बताना, हॉर्स पावर में बताना है। तो अगर मैं इसे 4900 ये जो वाट है इसे अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, किससे डिवाइड कर देता हूं, इस 746 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो 746 वाट है ना, ये 1 हॉर्स पावर के ही इक्वल होता है। तो जितना टाइम से इसे काटेगा उतना हमें जो वैल्यू मिलेगा वो किस में मिलेगा, आपको हॉर्स पावर में मिलेगा, ठीक है। तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं कितनी वैल्यू आ रही है। ये आ रहा है आपका 6.56 हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एफिशिएंसी के बारे में भी बताऊंगा। वैसे ये जो एफिशिएंसी का टॉपिक है, जो आईसीएससी के जो बच्चे हैं ना, इन्होंने क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़ रखा है एफिशिएंसी का, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा एफिशिएंसी के बारे में। आपकी एनसीईआरटी ने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, इसलिए एफिशिएंसी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, यहीं पे बता दूंगा एफिशिएंसी के बारे में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है मास ऑफ एलिवेटर दे रखा है 1500 kg। ये कोई एलिवेटर है, ये एलिवेटर जो है 20 मीटर की हाइट तक, एलिवेटर का मतलब क्या होता है, लिफ्ट। ये लिफ्ट क्या कर रहा है, 20 मीटर की हाइट तक ये ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो रहा है, मतलब किसी वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है ये, ठीक है। हाइट दे रखा 20 मीटर, टाइम मतलब इस 20 मीटर की हाइट तक जाने में इसने जो टाइम लिया है 20 सेकेंड का टाइम लिया है। व्हाट इज द वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रेट एट विच वर्क इज डन, किस रेट पे वर्क डन हुआ है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे रेट एट विच वर्क डन का मतलब क्या होता है, देखो रेट एट विच वर्क इज डन का मतलब क्या होता है, पावर। तो इसका मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि यहाँ पे हमें पावर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक हमें पावर भी कैलकुलेट करना है कि इस पे कितना पावर डिलीवर हो रहा है। लिखा ना व्हाट इज द रेट एट विच वर्क इज डन, इस पे देखो इस पे वर्क डन हो रहा है ना, बैटरी वो जो आपका यहाँ पे जो मोटर लगा होगा, जिस मोटर की वजह से ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो ये मोटर क्या कर रही है, इस पे वर्क डन कर रही है, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो वो जो वर्क डन हो रहा है किस रेट पे हो रहा है, मतलब उस पावर को हमें कैलकुलेट करना है कि ये पावर, ये जो मोटर है, ये मोटर इस एलिवेटर पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। फिर आगे लिखा है इफ द एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज 75%। तो एफिशिएंसी का सिंबल ये होता है बच्चों, ठीक है। एफिशिएंसी आपका, अभी एफिशिएंसी के बारे में भी बताऊंगा, कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एफिशिएंसी 75% दे रखा है। फिर आगे लिखा है एट विच रेट इज द एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर, ठीक है, ये भी बताऊंगा अभी। सबसे पहले इस वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और इस पावर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो वर्क डन क्या होता है, देखो सबसे पहले नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा। अब अगर इसे ऊपर की तरफ ले जाना है तो हमें मिनिमम फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मोटर है, इस मोटर को यहाँ पे मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो mg के ही इक्वल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये हमें गिवन नहीं है कि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। जब नहीं गिवन होता है तो आपको ऊपर की तरफ मिनिमम फोर्स लेना पड़ता है, ठीक है। इस मिनिमम फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अब देखो क्या करना है, क्योंकि ये जो पावर, ये जो मोटर इस पर जो पावर डिलीवर कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, इस वाले फोर्स को काउंटर कर रहा है। इसीलिए हमें ये वाला जो फोर्स है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस mg फोर्स को काउंटर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो हम इस mg फोर्स को, इसीलिए इस फोर्स को जो है इस mg के इक्वल लेते हैं। ये है कहने का मतलब, क्योंकि वर्क डन जो है इस फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, इस वाली फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो ये mg फोर्स ऊपर लग रहा है, F इजिकल टू mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी mg लग रहा है, तो ऊपर भी mg ही लगाना पड़ेगा। तो ये जो mg फोर्स लग रहा है ये 20 मीटर की डिस्टेंस तक लगा है, यहां से लेकर के यहां तक लगा है। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, इतना तो आपको पता ही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि फोर्स भी ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो W इज इक्वल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है। तो ये फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू m कितना दे रखा है, देखो 1500 kg दे रखा है। g का वैल्यू कितना होता है आपका 9.8 होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, ये 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है, 20 इतना इसने वर्क डन किया है। जैसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूँ कितना आ रहा है ये।
बच्चों ये आ रहा है आपका 294,000 जूल, ठीक है, इतना वर्क डन हुआ। तो इसे फाइनली आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो 2.941235 इनटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। ये आपका वर्क डन आ गया है। अब देखो हमें यहाँ पे पावर भी बताना है कि ये जो मोटर है इसने इस पर कितना पावर डिलीवर किया। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन कितना है आपका, ये है वर्क डन, ठीक है। तो ये 294,000 जूल डिवाइडेड बाय टाइम। देखो टाइम यहाँ पे कहीं पे दे रखा था, ये दे रखा टाइम 20 सेकंड में इसने इतना वर्क डन किया है, तो टाइम आ गया आपका 20 सेकंड। तो ये कटेगा, ठीक है। तो ये आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ये 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और ये 2 जीरो भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो इसे फाइनली हम लिख सकते हैं 1.47 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड या वॉट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका पावर आ गया। अब देखो बच्चों ये एफिशिएंसी आ गया ना, ये एफिशिएंसी, इस एफिशिएंसी को थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस करा देता हूँ। एफिशिएंसी क्या होता है, देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। मान लो बच्चों, देखो मान लो जैसे कोई मोटर है, मान लो ये एक कोई मोटर है, ये दो अलग अलग कंपनी की मोटर है, ठीक है। मान लो ये 1000 वॉट की मोटर है और ये भी आपकी 1000 वॉट की मोटर है, ठीक है। ये दो मोटर हैं, कोई दो लड़के हैं मान लीजिए, वो दो अलग अलग कंपनी की मोटर को खरीद करके लाए। लेकिन ये वाला जो मोटर है ना, ये वाला जो मोटर है, इसका जो एफिशिएंसी है वो 85% है, और इस वाली मोटर का जो एफिशिएंसी है, सपोज करके ऐसा समझा रहा हूं अभी, ये है 70%, ठीक है। अब देखो बच्चों दोनों के दोनों 1000 वाट की है, ये भी 1000 वाट की है, और लेकिन इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका एफिशिएंसी कम है। तो इसका मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, सबसे पहले अगर ये दोनों की दोनों 1000 वाट की हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस मोटर को 1 घंटे चलाते हैं, इसे भी 1 घंटे चलाते हैं, तो दोनों के दोनों जो है सेम एनर्जी कंज्यूम करेंगे। मतलब ये जो बिजली का बिल आएगा ना, दोनों से सेम बिजली का बिल आएगा, अलग बिल नहीं आएगा। अगर 1 घंटे हमने इसे चलाया और 1 घंटे से भी चलाया, तो 1000 वाट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 1000 वाट का मतलब होता है 1000 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये जो 1000 वाट की जो ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, ये 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। कोई भी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो जब चलेगी तो पहले वो क्या करेगी, एनर्जी कंज्यूम करेगी, फिर वो एनर्जी देगी। सपोज करके ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये आपका वाटर पंप है, जो वाटर पंप करके इलेक्ट्रिक मोटर, एक वाटर पंप भी होता है ना आपका, तो वाटर पंप क्या करता है, पानी को खींचता है, फिर ऊपर फ्लोर में पहुंचाता है, ऊपर पहुंचाता है, मतलब वाटर टैंक में पहुंचाता है। तो मान लो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इलेक्ट्रिक वाटर पंप है, ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक वाटर पंप है। अब सपोज करके हमने 1 घंटे से चलाया, 1 घंटे से चलाया, तो 1 घंटे अगर इसे चलाएंगे, 1 घंटे से चलाएंगे, तो दोनों के दोनों सेम एनर्जी कंज्यूम करेगी। 1 सेकंड में 1000 जूल की एनर्जी क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। लेकिन बच्चों होगा क्या, इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका एफिशिएंसी कम है। होगा ये कि ये जो है वाटर टैंक को जो है जल्दी भर देगी और ये वाटर टैंक को थोड़ा देर में भरेगी, बस एफिशिएंसी से यही होता है। देखो ये जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ये क्या करता है, पहले एनर्जी लेता है, ये बैटरी से एनर्जी लेगा, तो ये दोनों के दोनों सेम रेट पे एनर्जी लेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों 1-1 सेकंड में 1000 जूल की एनर्जी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जब आउटपुट देने की बात आती है ना, जब पानी को ऊपर वाटर टैंक तक पहुंचाने की बात आती है, तो ये जल्दी वाटर पहुंचा रहा है, मतलब इसने वाटर टैंक को जल्दी भर दिया, इसने देर में भरा, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है और इसका एफिशिएंसी कम है। तो एफिशिएंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो एफिशिएंसी को जो कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। देखो इनपुट पावर किसे कहते हैं, इनपुट पावर का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, पहले ये एनर्जी लेगा, मतलब ये क्या करेगा, बैटरी से एनर्जी लेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। तो 1 सेकंड में इसने इतनी एनर्जी क्या की, मतलब ले रहा है, ये डिमांड कर रहा है, इतनी एनर्जी की डिमांड कर रहा है 1 सेकंड में, तो इसका इनपुट पावर है ये, ठीक है, मतलब इतना इनपुट पावर है इसका ये। तो ये जो हमने बच्चों, ये तो इनपुट पावर है, तो ये एनर्जी तो दोनों के दोनों जो एनर्जी मांग रहे हैं ना, जो डिमांड कर रहे हैं, वो सेम अमाउंट की एनर्जी मांग रहे हैं, मतलब इनपुट पावर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये 1000 वाट है, ये 1000 वाट है। लेकिन जो आउटपुट पावर की बात होती है, ये वाला डिवाइस का एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसका जो आउटपुट पावर होगा और इसका जो आउटपुट पावर होगा, दोनों का अलग अलग आउटपुट पावर होगा, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका एफिशिएंसी कम है। हमेशा याद रखना, एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस का, किसी भी कंपनी का आप डिवाइस खरीद के ले आइए, किसी का भी एफिशिएंसी 100% नहीं होता है।
जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो एनर्जी जो कंज्यूम करता है, पहले तो एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर वो एनर्जी देता है। जो पानी को जो ऊपर पंप किया जा रहा है वो किसकी वजह से पंप किया जा रहा है, वो जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, वो एनर्जी क्या कर रही है, दे रही है, आउटपुट दे रही है, ठीक है। लेकिन आउटपुट जितना उसने इनपुट लिया उतना वो आउटपुट नहीं देती, आउटपुट कम देती है। सारी डिवाइस ऐसा ही करती हैं, वो 100% आउटपुट नहीं देगी, थोड़ा कम आउटपुट देगी। तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो थोड़ा बहुत थोड़ा, जैसे इसका एफिशिएंसी कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये वाला दोनों के दोनों पावर तो इसी हिसाब से लेंगे। ये 100 जूल पर सेकंड का एक एनर्जी कंज्यूम करेगा, लेकिन जब आउटपुट देने की बात होगी तो ये कम आउटपुट देगा, ये थोड़ा ज़्यादा आउटपुट देगा, लेकिन 100% का आउटपुट दोनों में से कोई भी नहीं देगा, ये है कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इफ द एफिशिएंसी ऑफ मोटर, ये एफिशिएंसी 75% दे रखा है। तो एफिशिएंसी को जो है ना इससे डिनोट किया जाता है, इस तरीके से एन लिखना है, ये बड़ा सा डंडा है सिर्फ नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी है आपका, ये आपका आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना दे रखा है, 75% दे रखा है, ठीक है, यहाँ 75 लिख देते हैं। आउटपुट पावर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट विच रेट इज द एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर, वो जो मोटर है उस मोटर को, यहाँ पे जो मोटर लगी थी उस मोटर को कितनी एनर्जी सप्लाई की जा रही है। बच्चों ये मोटर किससे कनेक्ट होगा, बैटरी से कनेक्ट होगा, तो बैटरी से क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, देन यहाँ एनर्जी दे रहा है। तो ये इनपुट पावर की बात कर रहे हैं, जो कितना इनपुट आ रहा है इसमें, अब फिर ये आउटपुट देगा। तो ये जो हमने यहाँ पे जो पावर कैलकुलेट किया था ना, ये जो हमने बच्चों यहाँ पे पावर कैलकुलेट किया था, ये वाला जो पावर कैलकुलेट किया था, ये वाला पावर, ये तो आउटपुट पावर था जो कि इसे दिया गया था, ठीक है, आउटपुट। और यहाँ पे पूछा एट विच रेट इज द एनर्जी सप्लाइड, मोटर को कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो मोटर को एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, ये बैटरी सप्लाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पे का इनपुट पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये इनपुट हमें फाइंड करना है, आउटपुट तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया था, ये आपका आउटपुट था। तो आउटपुट तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आउटपुट कितना था, देखो आपका ये था, आपका ये था, ठीक है, 14700, ये जो आपका 1.47 इंटू 10 की पावर 4 है, इसे 14700 भी लिखा जा सकता है। तो आउटपुट पावर आपका आ जाएगा 14700 डिवाइडेड बाय इनपुट पावर तो हमें कैलकुलेट करना है इंटू 100। तो ये फाइनली इनपुट पावर कितना होगा आपका, इनपुट पावर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा तो 75 कहाँ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। तो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं भी। ये आ रहा है आपका 19600, इतना आ रहा है, ठीक है, जूल पर सेकंड। इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं हम, 1.96 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर सेकंड। अब देखो बच्चों ये तो आपका इनपुट पावर है, और ये वाला देखो, ये वाला आपका आउटपुट पावर था, ठीक है, ये आपका आउटपुट पावर था, ये वाला देखो, ये यहाँ पे भी 10 की पावर 4 है, यहाँ पे भी आपका 10 की पावर 4 है, लेकिन ये 1.47 था, ये आपका 1.96 था। तो इनपुट पावर मतलब उसने ज़्यादा पावर की डिमांड की थी, पावर तो उसने पूरा लिया है, लेकिन उसने दिया कितना पावर है, कम पावर दिया है। इसीलिए मैंने कहा था एफिशिएंसी कभी भी, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम ही रहेगी। जो पुरानी डिवाइस होती थी ना, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो डिवाइस आती थी, उनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 70%, 75% होती थी। आज के टाइम पे जो डिवाइस आती है उनकी एफिशिएंसी 85, 90, 95 इतनी ही होती है। वैसे बहुत सी कंपनी दावा करती है कि हम 100% की एफिशिएंसी हमारी डिवाइस की, पर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, वो बेवकूफ़ बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एफिशिएंसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। देखो बच्चों ये ग्राउंड फ्लोर है आपका, और यहाँ पे कोई हाइट है, मतलब ये हाइट है, इस हाइट पे एक वाटर टैंक रखा हुआ है, ठीक है, ये वाटर टैंक है आपका। अब देखो इस वाटर टैंक का, देखो पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे कोई वाटर पंप है, ठीक है, ये पंप है, ये पंप क्या कर रहा है, पानी जो है यहाँ ऊपर पहुँचा रहा है, इस टैंक में पहुँचा रहा है पानी, ठीक है, ऊपर इसे लिफ्ट अप करना है, पानी को ऊपर ले जाना है, इस टंकी को, ये जो वाटर टैंक है इसे हमें भरना है, फिल करना है इसे, ठीक है। ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप वाटर टू फिल ए टैंक, ये जो टैंक है इस टैंक का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 30 मीटर क्यूब दे रखा है वॉल्यूम, ये है आपका 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। इन 15 मिनट में ये क्या कर देता है, ये वाटर जो पंप है इस वाटर टैंक को भर देता है पूरा का पूरा। तो मतलब यहाँ से जो पानी ऊपर की तरफ लिफ्ट अप किया गया वो कितने टाइम में लिफ्ट अप किया गया, 15 मिनट में किया गया।
तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 कितना होता है आपका 90 होता है, तो ये 900 सेकंड आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो टैंक है, ये जो वाटर टैंक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट दे रखा है ये 40 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये हाइट कितना है आपका 40 मीटर है, ये हाइट आपका 40 मीटर है। अब लिखा है यहाँ पे कि एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%। इसका जो ये जो आपका वाटर पंप है इसका एफिशिएंसी दे रखा है, ठीक है, एफिशिएंसी दे रखा है आपका 30%। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। ये जो इलेक्ट्रिक पावर, ये हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय द पंप। ये जो पंप है, ये पंप किससे चल रहा है, किसी बैटरी से चल रहा होगा, तो बैटरी से क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। तो वो जो एनर्जी ले रहा है, किस रेट पे एनर्जी ले रहा है वो हमें बताना है। देखो इलेक्ट्रिक पावर पूछा ना, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय द पंप। ये पंप क्या करेगा, पहले एनर्जी कंज्यूम करेगा, फिर एनर्जी देगा। पहले तो इसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले एनर्जी कंज्यूम करेगा, फिर एनर्जी देगा। तो एनर्जी कहां से ले रहा है, इस बैटरी से एनर्जी ले रहा है। तो कह रहा है कितनी एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, मतलब हमें ये बताना है कि उसका इलेक्ट्रिक पावर बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे इसे कितना पावर मतलब इसे मिल रहा है ये हमें बताना है, कितना पावर ये ले रहा है। तो हमें यहां पे का इनपुट पावर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें इनपुट पावर हमें फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आउटपुट पावर को फाइंड कर लेते हैं। आउटपुट पावर, आउटपुट पावर मतलब आउटपुट पावर कौन दे रहा है, यहां डिलीवर हो रही है आउटपुट पावर, जिसकी वजह से पानी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो रहा है, इस वाटर टैंक में जा रहा है पानी, ठीक है। अब देखो आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर का फॉर्मूला आपका पता ही है आपको, क्या होता है, वेलोसिटी पावर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं आपका, रुको बच्चों, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पे हमें सबसे पहले पता क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे हमें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम तो दे रखा है, लेकिन ये जो इसके अंदर जो पानी आएगा ना, वो टोटल कितना वाटर आएगा ये भी हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा भी समझ में आ जाएगा। देखो तो वाटर का वॉल्यूम तो इतना दे रखा है, लेकिन बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। मतलब अगर आपका 1 मीटर क्यूब का अगर वाटर टैंक है तो उस 1 मीटर क्यूब के वाटर टैंक में जो है आपका 1000 kg वाटर आता है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये कई बार आपको गिवन नहीं होती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का सिंबल ये होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो फाइनली मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल ये होता है, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 1000 आ जाएगा, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 30 दे रखा है, इस वाटर टैंक का वॉल्यूम 30, तो ये कितना आ गया 30,000 kg। तो इतना वाटर का जो मास है ना वो हमें पता चल गया, ये जो वाटर टैंक है इस वाटर टैंक में 30,000 kg वाटर आएगा, मतलब इतना kg वाटर हमें ऊपर पंप करना है, इस मोटर को इतना पानी पंप करना है ऊपर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा पावर आउटपुट पावर का फॉर्मूला है W/T। तो ये पावर इज इक्वल टू, ये आपकी आउटपुट पावर है, इज इक्वल टू W/T। अब देखो पानी है, जैसे मान लीजिए पानी है, इसे हमें ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ये इसे ये क्या करेगी, इसमें पावर डिलीवर करेगी। तो नीचे की तरफ ये mg फोर्स लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ मिनिमम mg फोर्स ही लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बता रहा है, हमेशा याद रखना कि जब हम किसी पंप की हेल्प से जब हम वाटर को ऊपर लिफ्ट अप कर रहे हैं तो हमें ऊपर का जो फोर्स लेना है वो मिनिमम फोर्स लेना है, जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स होगा उतना ही फोर्स हमें ऊपर भी लेना है। ये तो वेट ऑफ वाटर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसी को क्या करना है, हमें काउंटर करना है। तो ऊपर का फोर्स भी क्या होगा, mg ही होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला FD cos थीटा होता है, इतना तो आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका आउटपुट पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स mg के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा mg, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये 40 मीटर आएगा यहाँ पे। और देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो ये थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री होता है। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आउटपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना दे रखा है इसका, यहाँ पे मास नहीं है क्या गिवन, हाँ मास अभी तो कैलकुलेट किया था हमने, ये 30,000 kg किया था, ये 30,000 आ जाएगा, इनटू जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 मीटर, अभी यहाँ पे बताया था डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है ये 900 सेकंड, ठीक है, 15 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो ये 900 सेकंड। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये आउटपुट पावर आपकी आने लग गई है, ठीक है। चलो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, कितना आ रहा है।
बच्चों ये आ रहा है आपका 13066.66 वाट, इतना वाट आ रहा है, ठीक है, मतलब आउटपुट पावर इतनी है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे इनपुट पावर कैलकुलेट करनी है, तो इनपुट पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो एफिशिएंसी हमें गिवन था, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100 होता है, ठीक है। एफिशिएंसी कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। यहां पे ये आउटपुट पावर कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है, ठीक है। तो इसे यहां पे लिख देते हैं 13066.66। यहां पे हमें इनपुट पावर कैलकुलेट करनी है, इनपुट पावर इंटू 100। तो ये फाइनली इनपुट पावर कितना होगा आपका? इनपुट पावर इज इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 13066.66 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30। इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं। बच्चों ये आ रहा है आपका, ये जो इनपुट पावर आ रहा है आपका, पावर इनपुट, ये आ रहा है आपका 13, कितना है ये? 13 क्यों लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है ये? रुको बच्चों जरा गलत हो गया है। ये आ रहा है बच्चों आपका 4355.55 वाट आ रहा है, ठीक है। बच्चों देखो आपका जो ये आंसर तो आ गया है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का पीछे आंसर शीट दे रखा है। अगर वहां से आप आंसर मैच करोगे तो वहां पे जो आंसर दे रखा है वो किलोवाट में दे रखा है, तो इसे किलोवाट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 वाट होता है, ठीक है, इतना पता है आपको। तो अगर इसे आपको किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आपका इनपुट पावर हो जाएगा आपका, आपको इसे बस 1000 से डिवाइड कर देना है। वैसे आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप वाट में भी आंसर बता सकते हो, पर एनसीईआरटी में पीछे जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, जो आंसर शीट दे रही है वहाँ पे किलोवाट में दे रखा है, इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूँ। अदरवाइज आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसे बॉदर करने वाली बात नहीं है इसमें। 4355.55 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ डेसिमल आएगा, तो ये आ रहा है आपका 43.55, इतना किलोवाट आ जाएगा आपका। तो फाइनली आप इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, 43.6 किलोवाट भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी पीछे आंसर शीट में इतना ही आंसर बता रही है, किलोवाट में ही बता रही है, लेकिन अगर आप इसे किलोवाट को अगेन वाट में कन्वर्ट करोगे तो इतना ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन का होगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे बच्चों एक लेक्चर आपका और रह जाता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी कराऊंगा। वैसे कंपिटिटिव टॉपिक है, आई होप आपके स्कूल के टीचर भी उस टॉपिक को करा रहे होंगे। वैसे जनरली टीचर उस टॉपिक को अवॉइड कर देते हैं, नहीं कराते उस टॉपिक को, पर मेरे पास टाइम होगा तो करा दूंगा, वैसे करा दूंगा उस टॉपिक को भी, ठीक है। चलो ये टॉपिक हो गया, ओके।